हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव। स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बारी हमारे इस फाउंडेशन बैच में। मैं आपको पॉलिटी और स्टैटिक जीके करवा रहा हूं और पहले हम पॉलिटी को वाइंड अप कर रहे हैं। अब तक आपकी 7 क्लासेस पहले आ चुकी हैं। आज ये आपका 8वां लेक्चर होने वाला है और आपका अच्छा खासा बेस बन के तैयार हो गया है। संविधान के बारे में आपको मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। हमारा संविधान कैसे बना है, प्रीएम्बल क्या होता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज क्या है, तो एक तरीके से हमारा फ्लो बन चुका है। अब आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप किसी भी एग्जाम को आप देते हैं तो पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट से सवाल ना आए ऐसा नामुमकिन है। ठीक है, तो आज हम फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दें। तो आज आपको मैं पूरा एक ब्रीफ दूंगा, आपको समझाऊंगा कि फंडामेंटल राइट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और इनका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या टेक्निकलिटीज हैं जहां से एग्जाम में सवाल बनता है। स्टेटमेंट वाले सवाल आ जाए चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, इस लेक्चर को लेने के बाद आप हर तरीके का सवाल हैंडल कर पाएंगे। तो आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो शुरू कर देता हूं मैं आज की क्लास। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। चलिए एक ना पहले आपको एक सिंपल सा ब्रीफ दे देता हूं मैं। स्लाइड पे आने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। हमारा जो संविधान है, समझ लीजिए उस संविधान की नींव है। अब मौलिक अधिकार दिए जाते हैं सिटीजन्स को ताकि उनके लिबर्टीज और उनकी फ्रीडम्स को, उनकी आज़ादी को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये प्रोटेक्शन किससे दिलवाया जाएगा? तो ये स्टेट से दिलवाया जाएगा। स्टेट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए जो आपके लिए लोग कानून बना रहे हैं, अगर वही कानून आपकी लिबर्टीज के खिलाफ हो जाए, आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो जाए, तो आप किसके पास जाएंगे? तो एक तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स है ये देश के आम नागरिकों को प्रोटेक्शन देता है गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ या उससे रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। आपके पास ये राइट्स होने चाहिए ताकि कल को आपके साथ अन्याय ना हो। अब फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में एग्जैक्टली कहां पे दिए गए हैं तो वो आपको ध्यान रखना है। ये आपको मिलेंगे भाग 3 में, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात याद रखनी, कई बार एग्जाम में सवाल आया कौन से पार्ट में होता है। नेक्स्ट बात, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कहां से कहां तक है। हर पार्ट में कुछ बेसिक आर्टिकल्स हैं, तो आपको वो आर्टिकल्स का एक फ्रेमवर्क याद होना चाहिए और एक एक आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट के, और अच्छे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ जाए। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है ये फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करते हैं और हर आर्टिकल में क्या है उस पर तो हम जानेंगे ही। आपको ये बात मैंने आपको बताई थी जब हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने कौन से देश के संविधान से लिया है। तो ये लिया गया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जैसे प्रीएम्बल हमने यूएस से लिया है, तो ये वाला कंसेप्ट भी जो फंडामेंटल राइट्स का है इसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये 3 सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसे ही कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे भाई ये मैग्ना कार्टा क्या चीज है? तो देखिए इसका एक हिस्टोरिकल रेफरेंस ये है कि ब्रिटिश मोनार्की के टाइम पे, अगर मैं बात करूं 1215 की ये बात है, उस टाइम मैग्ना कार्टा ऐसा पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था जो वहां के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था वहां के मोनार्क से। कुछ सिटीजन्स ने आवाज उठाई और उनके लिए वो बिल ऑफ राइट्स जो है वो बन के आ गया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। तो ये ईयर आपसे पूछा जा सकता है मैग्ना कार्टा का, तो वो था 1215। बस इसी का रेफरेंस लेके हम अपने आज के फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये काफी डिटेल से डिस्कस्ड है और फंडामेंटल राइट्स इतने प्रॉपर तरीके से किसी भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। दूसरी बात, ये मौलिक अधिकार जो हैं ये लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट के खिलाफ। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो आप डायरेक्टली कोर्ट्स के पास जा सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स फिलहाल संविधान में है। ओरिजिनली अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओरिजिनली का मतलब है जब शुरुआत हुआ था, जब संविधान बना था, तब कुल मिला के 7 फंडामेंटल राइट्स थे। 7 में से एक फंडामेंटल राइट माइनस हो गया जिसे कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू
प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, पर आपको अभी पहले ये नंबर्स, ये फिगर्स याद रखनी है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अभी 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें से माइनस कर दिया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सारी चीजें मैं आपसे स्लाइड में भी डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, अब एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली ना आर्टिकल्स पे जाते हैं और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ये आर्टिकल्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 12 की। आर्टिकल 12 की। अब आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, देखिए जब आप फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे तो हर बार ना आपको एक जिक्र मिलेगा जिसको कहा जाता है स्टेट, कि स्टेट ने आपके राइट्स का वायलेशन कर दिया, स्टेट आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता, स्टेट ये नहीं कर सकता, स्टेट वो नहीं कर सकता। एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस है स्टेट के ऊपर जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने से बचाता है। पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज स्टेट, स्टेट होता क्या है। अब ये स्टेट का मतलब क्या है, यही आर्टिकल 12 हमें बताता है। स्टेट का मतलब हो गया हर टाइप की गवर्नमेंट एजेंसी या फिर सरकार किसी भी लेवल पे, चाहे वो सेंटर लेवल पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप इसे गवर्नमेंट लिख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो वहां का लेजिस्लेचर हो जहां पे कानून बनाया जाता है, चाहे वो सेंटर लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या वहां की विधानसभाएं हो, या फिर कोई भी पंचायत हो, क्योंकि इन्हीं के पास पावर होती है भाई आपके लिए डिसीजंस लेने की, पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटीज हो, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी मेजर एजेंसी हो, चाहे वो LIC हो, ONGC हो। तो इस तरह की मतलब एक तरीके से एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन है ये गवर्नमेंट का। और अगर ये सारी संस्थाएं अगर कोई ऐसा ऑर्डर निकाल दे, अगर आपके राइट्स का उल्लंघन कर दे, तो आपको प्रोटेक्शन जो है स्टेट के खिलाफ यहां पे मिलता है। यानी कि स्टेट का मतलब हो गया ये, स्टेट का मतलब मैंने आपको बता दिया, हर तरीके की हर लेवल पे जो गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन है उसको हम स्टेट बोलते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए आर्टिकल 12 हमें समझ में आ गया। अभी मैं आपको डिटेल में भी चीजें बताऊंगा, बट उससे पहले आपको एक आइडिया मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं आर्टिकल 13 क्या बात करता है। आर्टिकल 13, देखिए आर्टिकल 13 का कंसेप्ट जो है ये भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आपने पढ़ा होगा। इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं दोस्त, जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब सिंपल सा है, वो क्या, यहां पे फिर से आएगा नाम स्टेट। स्टेट की डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूं, और स्टेट कहता है कि अगर स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है, ऐसा लॉ बनाया है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार किया जा सकता है कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे नल एंड वॉइड बना सकता है, उस कानून को खत्म किया जा सकता है। अब लॉ क्या क्या हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि ये कोई बड़ा ही कानून हो जो पार्लियामेंट में पास हुआ हो। छोटी से छोटी बॉडी, चाहे वो स्टेट की जितनी भी मैंने आपको बॉडीज गिनवाई थी, चाहे वो कोई परमानेंट लॉ हो, चाहे वो कोई टेम्परेरी लॉ हो, चाहे वो किसी तरह की डिक्री हो, चाहे वो कोई तरह का ऑर्डर हो, ठीक है। तो ये जितने भी तरह के कानून हैं जो किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर सकते हैं, या फिर उसके अंदर ये पोटेंशियल है कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज हमें नहीं लग रही है, तो कोर्ट इस पे रिव्यू कर सकता है और कोर्ट कह सकता है कि ये जो है ना, ये संविधान के खिलाफ है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और इस कानून को आप जो है खत्म कर दीजिए। तो इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। बहुत ही आसान भाषा में मैंने कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। तो आर्टिकल 13 हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका बेस बन गया कि आर्टिकल 12 क्या कहता है, स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल 13 क्या कहता है, भाई जुडिशियल रिव्यू की पावर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताए थे, 6 फंडामेंटल राइट्स। अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के और बहुत सारी चीजें हैं।
जैसे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक ये 5 जो राइट्स हैं ये आपके राइट टू इक्वालिटी है। इसमें भी तरह तरह की इक्वालिटीज हैं, तो वो हम ब्रीफ में पढ़ें उससे पहले आपको एक खाका तैयार होना चाहिए, आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक है, राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहां से कहां तक है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बाइलिंगुअल भी आपको पढ़ाऊंगा, बट अभी आप सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को समझ लीजिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो कल को अगर आपके पास कोई ऐसा आर्टिकल आता है जिसका आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, जैसे कोई रिलीजन के प्रोटेक्शन की सेक्युलर कोई आपको बात देखने को मिल रही है, तो वो आपको, अगर आपको पता है ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जाएगा तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, तो वहां आप चीजें ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दूं कहां से कहां तक आर्टिकल्स में ये आते हैं। तो सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। क्या आता है? राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में। 14, 15, 16, 17, 18 कुल मिला के जो है ये 5 आर्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जहां 18 खत्म हुआ वहां से 19 शुरू हुआ, तो नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। इसमें भी तरह तरह की राइट टू फ्रीडम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 के बीच में। इसके अंदर भी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है, तो हर एक चीज पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। राइट टू फ्रीडम के बाद आपको मिलेगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 22 के बाद शुरू होगा आर्टिकल नंबर 23 और 24। बस ये 2 आर्टिकल्स हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर वगैरह पे रोक लगाई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ चौथे राइट के ऊपर, तो ये है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू, ये उस भावना को दर्शाता है जो हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वर्ड जो है सेक्युलर वो आपको यहां पर रिफ्लेक्ट होगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्लियर। और ये आता है दोस्त आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं, 25, 26, 27, 28। उसके बाद में आ गए आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, तो ये आएगा आपका आर्टिकल नंबर 29 और 30। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रह गया आखिरी राइट, तो वो मैं आपको एक स्लाइड और ले लेते हैं, उस पर बता देता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है। इस राइट के बिना जो है बाकी सारे आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई वजूद नहीं रहेगा। इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है BR अंबेडकर साहब ने। ये आपका छठा फंडामेंटल राइट है, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्लियर। और ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 32 में। इसे हार्ट एंड सोल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बदले में आपको तरह तरह के रिट्स इशू करता है। 5 तरह के रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंट और सर्शियरी। इन सब के मतलब हम आगे डिटेल से समझेंगे। तो ये बेसिक सा आइडिया आपको लग गया है। ये सब क्या होते हैं इनमें डिटेल में डिस्कशन हम आगे करेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, एक 7th फंडामेंटल राइट होता था जो कि आर्टिकल नंबर 31 में आता था, संपत्ति का अधिकार, जिसे कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, इसे मजबूरन हटाना पड़ा। मान लीजिए कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है और सरकार के लिए वहां पे कोई इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना या फिर उस प्रॉपर्टी को हटाना वहां से जरूरी है, पर अगर आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी होगा और ये आपका फंडामेंटल राइट है तो सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाएगी। ठीक है, ऐसा हुआ करता था पहले, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को जो है ना फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया कि कल को अगर अर्जेंसी ऐसी होती है कि आपकी प्रॉपर्टी को वहां से वैनिश करना पड़े तो क्या किया जाएगा। अब उसे एक लीगल राइट बना दिया है, इसे यहां से हटा दिया गया। इसे यहां से हटाया गया 44वें संशोधन के थ्रू, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको जो है संविधान के आर्टिकल 31 यानी फंडामेंटल राइट से हटा करके इसे एक लीगल राइट बनाया गया। ये भी एक राइट है और इसकी भी काफी पावर होती है। लीगल राइट के अंदर ये होगा कि अगर सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन रही है तो बदले में एक डिसेंट सा कंपनसेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लीगल राइट आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 300A के अंदर। तो ये जो है ये फैक्चुअल चीजें हैं कुछ जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्लियर? तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया है एक बार नजर मार लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये सब कि पार्ट 3 में आता है, 12 से 35 के बीच में आता है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ओरिजिनली 7 हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में आता था, जिसे हटा करके अब एक लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300A में। ये राइट जो है फंडामेंटल राइट से लीगल राइट ये कब बना? 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। शुरुआत हमने करी आर्टिकल 12 से, जिसमें मैंने आपको स्टेट की डेफिनेशन बता दी कि किसी भी तरह की सरकार को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी जो है वो स्टेट है, क्या क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मैंने जुडिशियल रिव्यू का डिस्कशन किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्टेट अगर कोई ऐसा कानून लाए जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का हनन कर सकता है, तो कोर्ट जो है उसको रिव्यू करके उस कानून को नल एंड वॉइड कर सकते हैं, तो उसी को रिव्यू कहा जाता है। और ये वाला कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिया है। 6 फंडामेंटल राइट्स और उनके ब्रैकेट्स मैंने आपको बता दिए कहां से कहां तक जाते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। तो इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वाले जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को मिलते हैं, पर कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, धीरे धीरे करके चीजों को अनलीश करते हैं। क्लियर? तो पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं पहले, तो वो हमने मिस कर दी थी। अब क्या है ना, आपको चैप्टर समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आपके लिए मैंने चीजें काफी क्लियर कर दी हैं। चलिए की पॉइंट्स पे नजर मारते हैं। संविधान का तीसरा भाग 12 से 35 के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स। ये मैं आपको बता चुका हूं, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैग्ना कार्टा बोले तो ये ऐसा पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था 1215 में ब्रिटिश मोनार्क से लोगों की राइट्स और लिबर्टीज बचाने के लिए ये डॉक्यूमेंट लाया गया था, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन हमें अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से मिलता है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का बिल ऑफ राइट्स आया था, उससे जो है हमें इसका प्रेरणा मिली और हमने अपने संविधान में डाला। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल होते हैं, मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं। अब जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ, आप जस्टिस ले सकते हैं, आप न्याय ले सकते हैं उसके लिए, और कोर्ट के पास जाके आप बता सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कीजिए। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, इन्हें प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये जस्टिशिएबल होते हैं। डीपीएसपीज आर नॉट जस्टिशिएबल, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में आते हैं। ठीक है, वो क्या है वो तब की तब डिस्कस करेंगे, अभी फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं। राज्य की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट्स। ये फंडामेंटल राइट्स जो है किसके लिए अवेलेबल है? अगर स्टेट कोई किसी तरह के मनमानी करे, कोई आर्बिट्ररी एक्शन ले जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो बेसिक राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाए, तो तब ये एक्शन लिया जा सकता है। और स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 ऑलरेडी बताता है। क्लियर? तो इस क्लास का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगा। और अभी क्या करते हैं, हम आगे की चीजों पे थोड़ा मूव करते हैं। नेक्स्ट, सम राइट्स अवेलेबल टू फॉरेनर्स ऑल्सो। अच्छा, कुछ ऐसे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो बाहर के लोगों को, ऐसा नहीं है सिर्फ सिटीजन्स के पास है। तो कई बार ऐसा सवाल आ जाता है, तो मैं आपको यही बता देता हूं कि कुछ ऐसे राइट्स हैं जो ओनली टू सिटीजन्स मिलते हैं, ओनली टू सिटीजन्स। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव है सिटीजन्स के लिए। कौन कौन से राइट्स हैं ये? तो आर्टिकल वाइज आप याद रख सकते हैं। आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, 16 सिटीजन्स के लिए है, 19 है, 29 है और आपका 30 है। ठीक है, तो ये वाले जो फंडामेंटल राइट्स है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें हैं उसी के लिए मैं आया हूं, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। पर ये नंबर अगर आप याद कर पाए तो वेल एंड गुड है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये वाला आर्टिकल, ये वाला फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए उपलब्ध है या नहीं है, मतलब फॉरेनर्स के लिए उपलब्ध है या नहीं है। सिटीजन्स के लिए तो सारे ही हैं।
फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? ये बेसिक राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान देता है ताकि किसी इंडिविजुअल की आजादी, लिबर्टी या डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। वो लिमिटेशंस की तरह एक्ट करते हैं ऑन द पावर्स ऑफ स्टेट। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है अपनी मर्जी से कुछ भी डिसीजन ले ले, उसके ऊपर एक लिमिटेशन लगाते हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस यानी लोकतांत्रिक शासन बना के करने की सुनिश्चित करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि ये जस्टिसिएबल होते हैं, पढ़ चुका हूं। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं होते, कई जगह पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, कई जगह पे एक्सेप्शंस है। कई जगह पे एक्सेप्शंस है, वो एक्सेप्शंस क्या है जब एक एक आर्टिकल बताऊंगा ना तो बताऊंगा कि ये वाला आर्टिकल इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होता, या फिर ये पर्टिकुलर जो राइट है इसके अंदर हम कुछ एक्स्ट्रा फ्रीडम, एक पॉजिटिव रिजर्वेशंस की बात हम करते हैं, SC STs का रिजर्वेशन है या बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन है, तो वहां पे ये चीजें डिस्कस होंगी जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड है। क्लियर? अब अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है जो कि आर्टिकल 352 के थ्रू लगाया जाता है, जब इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे नेशनल इमरजेंसी बताऊंगा। अब नेशनल इमरजेंसी देश में लगी है तो आपके फंडामेंटल राइट्स का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है? आपके जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट जो है पूरी तरीके से यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है, सेंटर के पास सारी पावर चली जाती है। इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी में देखा गया था कि फंडामेंटल राइट्स आपके छीन लिए गए थे। आर्टिकल 20 और 21 जो है इसे कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 क्या है? ये राइट टू फ्रीडम में आता है, और राइट टू फ्रीडम में ये एग्जैक्टली क्या होता है आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स का संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, पर कब तक? ऐसा तो नहीं है आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को तोड़ मरोड़ दे सरकार, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। लेजिस्लेचर के अंदर यह प्रावधान है कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी को तभी तो निकाल के एक लीगल राइट बनाया गया क्योंकि उसमें अमेंडमेंट हुआ। उसके अलावा कितनी बार राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया। ठीक है? तो ये सारे अमेंडमेंट चलते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कहां तक अमेंडमेंट पॉसिबल है, जब तक ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना करें। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो है ये केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर बता दिया गया है। केशवानंद भारती केस, ये आपको पॉलिटी के अंदर बहुत बार ये केस का जिक्र मिलेगा, और ये कब हुआ था? 1973 में। ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है कि एक बेसिक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे देश को लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और जो उसका नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये बना के रखता है। अगर इसके साथ छेड़खानी करी गई तो ऐसा नहीं अलाउड है, इतना आसान नहीं है अमेंडमेंट करना। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल होते हैं कोर्ट्स के थ्रू। मौलिक अधिकार न्यायालयों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। अगर किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, वो कहेगा इस इंसान का फंडामेंटल राइट छीना गया है, इसका मौलिक अधिकार उसको वापस दो, है ना? तो ये बात कही गई है यहां पे। ठीक है? और कोर्ट डिसाइड करता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस एक्स्ट्रा लगाई हैं, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा ही चुका हूं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22। ये जरूर याद रखिएगा आप कि कहां से कहां तक है। अभी खैर क्लास के एंड तक आपको एक एक आर्टिकल याद हो जाएगा। आज हम इस चैप्टर को आधा कंप्लीट करते हैं, राइट टू फ्रीडम तक काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए, तो कोशिश करूंगा आज वहां तक मैं आपको खत्म करवा दूं। एक लेक्चर और लेंगे राइट, क्योंकि क्या है ना, देखिए फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग की, इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, और सारा आप समझ लीजिए हमारा ऑलमोस्ट पूरा संविधान फंडामेंटल राइट्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है? हालांकि इसमें आगे जाके पावर्स बताई गई है, पार्लियामेंट का क्या काम है, बट जो बेसिक एसेंस है वो है फंडामेंटल राइट्स। और इससे सवाल जरूर किसी ना किसी एग्जाम में, बल्कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको 23 और 24 में मिलता है। धर्म की स्वतंत्रता और अधिकार 25 से 28 यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो है आर्टिकल 32 विच इज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस टर्म वॉज गिवन बाय बी आर अम्बेडकर। राइट टू प्रॉपर्टी जिसे अब रिमूव कर दिया गया है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, पहले आर्टिकल 31 में आता था और इसका जिक्र आर्टिकल 19 के क्लॉज जी या एफ में मिलता था। ठीक है? तो खैर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट,
ये मैंने आपको बताया 44वें संशोधन के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। 1978 में ये एक्ट आया था। अभी तक आपने नोटिस किया होगा फंडामेंटल राइट्स में इतने ही क्लास में कितने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और ये सब बहुत चीजें ये ध्यान से सुनने वाली हैं, क्योंकि कहीं से भी सवाल उठ के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी ये कहां पे है फंडामेंटल राइट जो था भाई, राइट टू प्रॉपर्टी, तो इसको आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया, जो कि अब एक लीगल राइट है। इट इज अ लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 12 पे, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। हर जगह स्टेट का यूज होगा फंडामेंटल राइट में, कि स्टेट ने ये कर दिया, स्टेट ने वो कर दिया। तो स्टेट कौन है? तो स्टेट ये है भाई। स्टेट में क्या क्या आता है? स्टेट में भारत की सरकार आ गई सेंटर लेवल पे, पार्लियामेंट आ गई, भारत की संसद आ गई, स्टेट की गवर्नमेंट आ गई, राज्यों की सरकारें आ गई, स्टेट का लेजिस्लेचर यानी राष्ट्रीय विधानमंडल या विधानसभाएं या विधान परिषद कुछ भी आ गया। उसके अलावा लोकल अथॉरिटी में म्युनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह आ गई, क्योंकि इन्हीं बॉडीज के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की और भी एजेंसीज हैं, चाहे वो LIC हो, ONGC हो या पब्लिक कॉर्पोरेशंस हो, ये सब की सब जो है स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। और फंडामेंटल राइट्स आर मेनली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। मौलिक अधिकार मुख्यत राज्य के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोटेक्शन किसी एक इंडिविजुअल से नहीं देता है, बल्कि ये आपको प्रोटेक्शन, आपके फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करता है बड़ी बड़ी बॉडी सरकारों के खिलाफ। कल को आपके लिए कानून बनाने वाले ही आपका कानून तोड़ने लग गए तो आप किसके पास जाएंगे? तो वही तो रेमेडी है, वही तो, उसी लिए तो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। कल को पुलिस ही आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दे, आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन ले, सरकारें जो आ रही हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन ले, तब आप क्या करेंगे? तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है इंटैक्ट रहने चाहिए, वही स्टेट है भाई। ठीक है, तो इसके खिलाफ ही आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। आर्टिकल 13 मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू होता है। अगर फंडामेंटल राइट्स किसी भी, अगर कोई भी कानून, कोई भी टेम्परेरी कानून हो, परमानेंट कानून हो, ऑर्डर हो, किसी भी स्टेट लेवल पे ये ऑर्डर दिया गया हो, अगर ये आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो इसको जो है कोर्ट जो है नल एंड वॉइड खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान ये है, और इसका यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक्शन ले सकता है आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर होती है आर्टिकल 226 के अंदर। आर्टिकल 226 एक तरह से रिट इशुइंग पावर बोलता है हाई कोर्ट को, और किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नल एंड वॉइड कर सकता है आर्टिकल 226 का यूज करके। आर्टिकल 13 कोर्ट को यह पावर देता है कि वो किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके खत्म कर सकता है। क्लियर? तो ये चीजें मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही काफी बातें बता दी थी। अब क्या करते हैं भाई, अब आते हैं सीधा मुद्दे पे, और एक एक चीज को ना थोड़ा सा सीरियसली, और ये चीजें समझने वाली हैं। अब आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। हालांकि जितनी मैंने चीजें बताई हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है जब हम डीप डाइव करते हैं इस चैप्टर के अंदर। देखिए कहां कहां से क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया राइट टू इक्वालिटी कहां से आता है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में चलता है। तो पहले आ गया आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। हमारे प्रियम्बल में हमें ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं संविधान के, कि वो आपको इक्वालिटी दे, सोशल जस्टिस दे, है ना, वो फ्रेटर्निटी वगैरह, वो सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो राइट टू इक्वालिटी अब ये आर्टिकल 14 कैसे देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो उसमें ये दो टर्म्स का यूज किया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दो टर्म्स हैं। अब ये दो टर्म्स अपने आप में बहुत गहरी हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है, तो एक एक करके इस टर्म को समझते हैं। आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। सबसे पहले समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब ये कहने को इतनी आसान सी टर्म है, आपको लगेगा मुझे समझ में आ गई है, बट बेटा नहीं आई है जब तक आप इसको ध्यान से नहीं समझोगे। पहली बात, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो ये सवाल आता है पेपर में, अभी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरी बात, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, इसका इंस्पिरेशन हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अब
इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बड़े बड़े न्यायालयों के बाहर एक बड़ी सी मूर्ति होती है जिसमें एक लेडी के आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ में तराजू है, और वो ये चीज दर्शाता है कि कानून अंधा है। कानून अंधा कैसे है? कि भाई हमारे देश में चाहे कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई इन्फ्लुएंशियल हो, कोई आम आदमी हो, सबके लिए कानून बराबर है। कानून न्याय करने से पहले उसकी तरफ नहीं देखेगा कि ये अमीर है, इसको मैं कम सजा दे देता हूं या फिर इसको मैं माफ कर देता हूं, ये बेचारा गरीब है तो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, ये मुझे गुनहगार लग रहा है, तो मतलब गुनहगार दोनों हैं। पर हमें ये जो बैलेंस बनाया है ना, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ बनाता है कि इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ, इक्वालिटी की भावना देता है कि कानून की नजरों में सब बराबर है, अमीर हो गरीब हो सबके लिए सजा एक सी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई फिल्म स्टार हो तो उसके लिए तो कानून बहुत हल्का कर दे, आप पैसा खिलाए और किसी तरह से आप बच जाए, ऐसा नहीं है। अगर किसी का क्राइम साबित हुआ है उसके बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे जजमेंट लिया जाएगा, और ये कौन कसूरवार है कौन नहीं है ये तय करके हम इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट रखते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है, और ये भाई नेगेटिव क्यों था? नेगेटिव इसलिए था क्योंकि कई जगह पे ना, यहां पे आप देखेंगे तो इसमें एक फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है वो मैं आपको समझाता हूं, अब आप समझिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ में मैंने क्या कहा कि कानून की नजर में सब बराबर है। अब आप सबको बराबर करके देखते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो महीने के 20,000 रुपए कमाता है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो महीने के 4 लाख रुपए कमाता है। इतनी बात समझ में आई? एक 20,000 कमा रहा है, एक 4 लाख कमा रहा है। अब दोनों ने ही एक सेम क्राइम कर दिया। उस क्राइम की सजा यह डिसाइड करी कोर्ट ने कि भाई आप 1 लाख रुपया जुर्माना देंगे। अब एक बात बताइए, क्राइम दोनों ने सेम करा, अब 1 लाख रुपए जुर्माना मांगा है। जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है उसके लिए एकदम से 1 लाख रुपए जुर्माना देना कठिन होगा, और जो 4 लाख रुपए कमा रहा है उसके लिए तो वो तो जुर्माना देगा, छूट जाएगा, आगे जाके फिर क्राइम कर लेगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, वो बार बार 1 लाख रुपए वो तो अपनी एफडी करवा लेगी, नहीं भाई लो 10 लाख रुपए पकड़ो, मैं ये वाला क्राइम बार बार करता रहूंगा। इसलिए कहते हैं कि जो इक्वल्स हैं सोसाइटी में, एक जैसे लोग हैं, उनके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। पता लगे जो बेचारा कम कमा रहा है, अब ये एग्जाम्पल है, इसको आप कहीं से भी रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जो अडल्ट हैं, अगर अडल्ट किसी का मर्डर कर दे तो कानून है कि या तो उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी या फिर फांसी दे देंगे। वहीं कोई जुवेनाइल जो 18 से कम का है वो कोई मर्डर कर दे तो मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट होती है। ऐसा क्यों है? अगर हम बराबर कर दें, क्योंकि बच्चे को एक तरीके से उसकी नासमझी कह करके या जुवेनाइल उसको रखा गया है, ठीक है, तो उसके लिए कानून अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कानून, जबकि यहां पे बात हो रही थी इक्वालिटी की कि सबके लिए एक सा कानून होना चाहिए, पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहता है कि जो लोग एक जैसे हैं उनके लिए कानून एक सा हो, मतलब जो बराबरी पे है उनके लिए कानून एक सा हो, और कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाए। ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, और ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट की तरह लिया जाता है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्लियर? और इसको, इस वाले कॉन्सेप्ट को ना कहां से लिया गया है, तो भाई ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये सवाल कई एग्जाम्स में आया है कि भाई यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटेन से लिया गया एक जो है कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो ये बात है इक्वालिटी बिफोर लॉ की और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की। दोनों ही ये दर्शाते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून बराबर लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। समझ आई बात? तो ये था इसका इन डेप्थ मीनिंग। यहां मैंने लिख दिया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से। क्लियर? और ये वाला कानून दोनों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि मैंने आपको वो वाले कानून बता दिए थे, वो वाले आर्टिकल्स बता दिए थे 15, 16, 19, 29 और 30। सिर्फ ये है जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं, सारी सिटीजन्स के लिए होते हैं, बट ये वाले जो कानून होते हैं ये सिटीजन्स के लिए ही होते हैं, जो 5 बताए थे मैंने, तो ये तो दोनों के लिए है। क्लियर? दूसरी बात, इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब आप बोलेंगे इसमें क्या एक्सेप्शंस हो सकती है? भाई किसी ने क्राइम करा है, कानून की नजरों में तो सब बराबर होना चाहिए, ठीक है, पर अब मान लीजिए कुछ ऐसी लीगल इम्यूनिटीज दी गई हैं आर्टिकल नंबर 361 के अंदर। आर्टिकल 361 में लीगल इम्यूनिटी दी गई है गवर्नर्स को, जो राज्यपाल होते हैं, और प्रेसिडेंट को।
ठीक है, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है। अब आप उन्हें उठा के एकदम से जेल में नहीं डाल सकते, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं करी जा सकती, उनको उनके टेन्योर के दौरान अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह की लीगल इम्यूनिटी मिलती है आर्टिकल 361 में। तो ये इस वाले पर्टिकुलर इक्वालिटी बिफोर लॉ के स्पेक्ट्रम से कहीं ना कहीं बाहर आ जाते हैं। वहीं एक एग्जाम्पल अगर आप देख ले एमपीज का या एमएलएस का, तो इनको भी लीगल इम्यूनिटी कई हद तक दे रखी है कि आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी जब तक आपकी जो है ये प्रोसीडिंग्स जो आपकी चल रही हैं, पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभाएं हो। उसके अलावा जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, आपके देश में कोई मेहमान बन के आया है, एम्बेसडर है, वहां का मंत्री हो सकता है, कोई डिप्लोमेट हो सकता है, उसको उठा करके आप सीधा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, यही एक्सेप्शन है फॉरेन एम्बेसडर्स की और डिप्लोमेट की। तो ये भी आपको एक्सेप्शंस में देखने को मिलेगा। मैंने बोला था ना, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, कहीं ना कुछ एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये एक्सेप्शंस इन लोगों के लिए प्रदान करी गई हैं। आर्टिकल 14 समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एक्सेप्शंस यहां भी लिखी हैं। आर्टिकल 361 में कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखी है भाई, किस किस को, तो प्रेसिडेंट को, गवर्नर को। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ नहीं हो सकती इनके टेन्योर के दौरान, इनका अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट नहीं किया जा सकता, और ये अपने ऑफिशियल एक्ट्स के लिए कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, उनको जवाबदेह नहीं है जो भी ऑफिशियल एक्ट्स के दौरान काम करेंगे। ठीक है, इतनी इज्जत तो मिलनी चाहिए। एक जो इतने बड़े पद पे व्यक्ति बैठा है, कुछ सोच समझ के ही उसको हमने वहां पे भेजा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्टिकल 14 हमने समझ लिया, राइट टू इक्वालिटी का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस और इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्लियर, तो यहीं से आपके सवाल बन सकते हैं। अब आपको इन डेप्थ चीजें समझ में आ गई। आर्टिकल 15 की बात करते हैं। यहां पे ना भेदभाव की बात करी गई है। हमारे देश में कहीं पे भी किसी भी तरह का भेदभाव निषेध है, टॉलरेट नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कौन कौन से ग्राउंड पे, अब इसको भी एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल, ये भेदभाव कहां पे नहीं किया जाएगा, किसी भी स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं कर सकते। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ट्रेन्स हैं, पार्क्स है, पब्लिक वॉशरूम्स है, इवन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, वहां पे आप इन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। चाहे वो धर्म के आधार पे हो, वंश के आधार पे हो, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो सहन नहीं किया जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा गया? अब मान लीजिए आज की डेट में इतने सारे नेता हैं, अब वो नेता कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई जाति की राजनीति कर रहा है, कल को ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं और ये पावर में आ जाते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही कट्टर, आप कह लीजिए एक रिलीजन को फॉलो करने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए हिंदू रिलीजन को है या मुस्लिम रिलीजन को है, वो कहता है कि कल को मैं कानून बनाऊंगा लोगों के लिए, तो मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए बनाऊंगा। कोई एक ऐसा हॉस्पिटल बना दे, ऐसे कई सारे जो है विधायक हो या फिर आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हो, तो वो मिलकर के ऐसा कानून बना दे कि भैया अब हमने जो ये इस टाइप के हॉस्पिटल्स बनाए हैं ना, इसमें सिर्फ हिंदुओं का इलाज होगा या फिर इसमें सिर्फ मुसलमानों का इलाज होगा और किसी का इलाज नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? ये तो भेदभाव हो गया। तो ये करने से रोकता है ये वाला फंडामेंटल राइट। समझ आई बात? ये एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। तो स्टेट कौन है? स्टेट तो मैं आर्टिकल 12 में समझा चुका हूं। स्टेट किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता इन सब आधार के ऊपर, और ये वाला कानून सिर्फ सिटीजन्स के लिए अप्लाइड है। क्लियर? अब नेक्स्ट, कहां पे कौन कौन से एरियाज कवर्ड है? किसी भी दुकान पे, ठीक है, किसी दुकान पे आप ये नहीं कह सकते कि फलाना धर्म का व्यक्ति, फलाना जाति का व्यक्ति, ऐसा नहीं कर सकते। होटल्स के अंदर, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होटल हो, चाहे वो उसका रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप वहां पे किसी व्यक्ति को आने से नहीं रोक सकते। ठीक है, तो किसी भी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। पब्लिक रेस्टोरेंट हो, रोड, सड़कों पे चलने से आप किसी को मना नहीं कर सकते। कुएं हैं, टैंक हैं, तालाब हो गए, या पब्लिक प्लेसेस है, जो सार्वजनिक स्थान है, वहां पे आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, और ये पॉजिटिव एक्सेप्शंस हैं। पॉजिटिव एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसी स्पेशल एक्सेप्शंस जो है वो हमें हमारा संविधान देता है। किस किस को वो एक्सेप्शंस देता है? अब कई जगह पे ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा है। ठीक है, हमेशा से कुछ ऐसे वर्ग रहे हैं जो पिछड़े हुए रहे हैं,
कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिनको कि हमें आगे लाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे समाज के हमारे भाई बंधु हैं जिनको हमें आगे लाने की ज़रूरत है, तो उस बेसिस पे कुछ एक्सेप्शंस दी गई है। सबसे पहले एक्सेप्शंस तो आप देखने को मिलेगा, जैसे कि रिजर्वेशंस आपको देखने को मिल जाएगा वुमेन के लिए, कहाँ पे 33% का रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाता है ना, म्युनिसिपैलिटीज़ में, पंचायत में, तो इस तरह का रिजर्वेशन जो है वो दिया जा सकता है। ये एक्सेप्शन हो गया एक तरीके का, कोई एक स्पेशल प्रिविलेज दे दिया इनको, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन, ठीक है, ये भी तो एक्सेप्शन है, चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ठीक है। और थर्ड पे अगर हम देखें तो आप देखेंगे बैकवर्ड क्लासेस के लिए या एससीज एसटीज के लिए आप देखेंगे कि इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको आर्टिकल 15 में देखने को मिलती हैं, बट दीज आर पॉजिटिव एक्सेप्शंस। क्लियर, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, एससी एसटी के लिए, सोशल और इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। आर्टिकल 15 ये समझाता है। आर्टिकल 14 समझ में आ गया, उसकी एक्सेप्शंस बता दी। आर्टिकल 15 समझ में आ गया, उसकी एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब समझते हैं आर्टिकल नंबर 16। यहां पे सरकारी नौकरियों की बात हो रही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, सार्वजनिक रोजगार में समानता। अब गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली है कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये सबके लिए ओपन है, किसी के लिए स्पेशल प्रोविजंस नहीं है, कुछ एक एक्सेप्शंस है। अब इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब्स में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। कोई भी जॉब हो, कुछ भी हो, आप उसके अंदर इन आधार के ऊपर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी कास्ट का, किसी भी सेक्स का, किसी भी वंश का व्यक्ति उस फॉर्म को भर के और आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। आप अपने जो है ये जो चीजें हैं आपके लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाने के लिए, ठीक है। आपका निवास कहीं का हो, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ हो, डिसेंट हो, सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन, इन सब आधार पे नहीं कर सकता डिस्क्रिमिनेट सरकारी नौकरी के अंदर। कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी उसके अंदर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आपको हर जगह याद रखनी है। एक्सेप्शंस जैसे कि अब हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब कुछ फिल्टर आउट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए तो क्या करें, सबको तो नौकरी नहीं दे सकते, तो कुछ एक पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल सकता है कि भैया इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो चाहिए इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए। पर वो इसके अंदर तो नहीं आई ना, वो इसके अंदर भेदभाव में तो नहीं आई, इस बेसिस पे भेदभाव कर ही नहीं दें। दूसरा एक्सेप्शन आप देख सकते हो कि मेरिट लिस्ट, एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट हो गया, उसका रिजल्ट आपका मेरिट बनता है। आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे एसएससी का दो, चाहे यूपीएससी का दो, आप एग्जाम देते हैं, आप नंबर लाते हैं, आप मेरिट में आते हैं, आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं। उसके अंदर आपसे आपकी धर्म नहीं पूछा जाता, जाति नहीं पूछी जाती, आपसे कास्ट नहीं पूछा जाता, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्वेशंस है, सबसे बड़ी बात, रिजर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। रिजर्वेशंस हैं, एससीज के लिए है, एसटीज के लिए है, ओबीसी के लिए है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, रेजिडेंस कुछ एक पर्टिकुलर जगहों पे बोला जा सकता है कि जैसे आंध्र प्रदेश में ये लॉ है कि यहीं का पर्टिकुलर रेजिडेंस होना चाहिए, तो रेजिडेंस के बेसिस पे कभी कभी, बहुत रेयर ऐसा होता है कि इसी जगह का रेजिडेंस होगा तो आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं। उसके अलावा कौन सी एक्सेप्शंस हो गई, अब मान लीजिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हालांकि मैंने बोला था रिलीजन और धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पर कुछ एक ऐसी जगहें होती हैं जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। अब कोई वैकेंसी निकली राम मंदिर ट्रस्ट की मान लीजिए, ठीक है, या फिर वक्फ बोर्ड की मान लीजिए। तो वक्फ समझते हैं ना आपकी, जो मुस्लिम्स के अंदर ये चीज मानी जाती है कि अगर वो अपनी धन संपत्ति दान करना चाहते हैं तो वक्फ उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स आपको आइडिया होगा। अब ऐसी इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक पर्टिकुलर धर्म का व्यक्ति ही चाहिए होगा, तो ये मजबूरी हो जाती है, इसलिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में यहां पे इस तरह का रिजर्वेशन हो सकता है। एक्सेप्शंस हैं, क्लियर। बाकी मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स के अंदर इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्लियर। तो ये एक्सेप्शंस मैंने लिख दी। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, देखिए हमारे देश में ये बात है 1950s की, अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 1953 की। तो उस टाइम पे एक फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप करी गई थी,
फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको हम काका कालेलकर कमेटी भी कहते हैं, काका कालेलकर। अब इसमें हुआ क्या था, काका कालेलकर जी की चेयरमैनशिप में था 1953 में। इनको कहा था कि भाई आप पता लगाओ कि हमारे देश में पिछड़े वर्ग कितने हैं, ठीक है, और उनको क्या सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने की जरूरत है, अगर हाँ है तो कितनी है। तो इनकी जो फाइंडिंग्स थी ना, उसके बेसिस पे इन्होंने बोल दिया कि भाई 70% रिजर्वेशन तो ओबीसी का ही बनता है हमारे देश में, इतनी तो जनसंख्या है। तो 70% अगर रिजर्वेशन सिर्फ आप ओबीसी को दे दोगे तो बाकी के लिए क्या बचेगा। ये सुन के तो सुप्रीम कोर्ट भी हिल गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, 1963 के अंदर, 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइस दी। उसने बोला कि किसी भी केस में टोटल आरक्षण 50% को एक्सीड नहीं करेगा, चाहे आप सारा आरक्षण जोड़ लीजिए, इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी या अदर बैकवर्ड क्लासेस या सब कुछ, सारा रिजर्वेशन मिला के 50% से ज्यादा नहीं जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये फाइंडिंग्स के बेसिस पे उन्होंने कहा 70% दे दो, इन्होंने कहा नहीं कि भाई 50% से ज्यादा कोई मतलब नहीं बनता। फिर एक मंडल कमीशन आया 1979 में, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं, पहले ये पढ़ लेते हैं। एक्सेप्शंस की हम बात करते हैं आर्टिकल 16 में। रेजिडेंस रिक्वायरमेंट पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब, बोल सकता है कि भाई एक पर्टिकुलर जगह का रेजिडेंट होना चाहिए, उसको तभी वहां के लिए एक सरकारी नौकरी मिलेगी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में प्रेफर फॉलो, मैंने बताया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, वक्फ बोर्ड का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में कोई वैकेंसी आती है तो उसमें एक पर्टिकुलर धर्म के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये कमीशन की मैं बात करता। मंडल कमीशन की अगर मैं बात करूं तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कौन सी थी, काका कालेलकर कमीशन 1953 की। तो सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेटअप करी गई 1979 में, ये आपसे पूछा जाता है। और बीपी मंडल जो है इसके चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन थे बीपी मंडल। इन्होंने कहा कि देश के अंदर 3743 बैकवर्ड क्लासेस आती हैं, 3743 बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको कि आरक्षण देना चाहिए। और इनके हिसाब से इन्होंने रिकमेंड किया कि आप गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन देंगे ओबीसीज को, 27% रिजर्वेशन देंगे ओबीसीज को। तो ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, मंडल कमीशन ने दी थी। कब दी थी, अपॉइंट 1979 में दी थी, रिपोर्ट 1980 में दी थी। अच्छा, ये वाली रिजर्वेशन लागू कब हुई, तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट में 1990 के अंदर, 1990 में रिकमेंडेशन को वाकई में लागू किया गया कि अब से सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी का होगा। और ये बात आगे रखी गई। फिर 91 के अंदर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई 1991 में। इन्होंने एक कंसेप्ट डाला क्रीमी लेयर का। इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हम सिर्फ ओबीसीज के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हम इतना तो कर सकते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर लोग क्रीमी लेयर में आते, पर्टिकुलर इनकम के ऊपर आते हैं, तो उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर कोई एक फैमिली में ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर बन चुका है तो उसको, उसके बच्चों को आगे रिजर्वेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट पीवी नरसिम्हा राव ने आगे रखा था कि हम 27% रिजर्वेशन देंगे, पर उनको देंगे जो वाकई में इसकी जरूरत रखते हैं। क्लियर, जिनको वाकई में जरूरत है, जो वाकई में पिछड़े हुए वर्ग हैं। ये बात आ गई समझ में। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी जो हमने आर्टिकल 16 की भी समझ ली। देखिए, एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट्स में कहीं से भी सवाल आपसे बन सकता है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूं। चलिए, 14 पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया, 16 पढ़ लिया। आर्टिकल 17 फिर से इक्वालिटी की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारे देश में छुआछूत अबॉलिश्ड है, बिल्कुल हर किसी लेवल पे हम भेदभाव नहीं सह सकते, तो अनटचेबिलिटी तो पहले ही स्पेक्ट्रम से बाहर आ जाता है। तो ये सिंपल सा आर्टिकल 17 है। अगर इसका गलती से स्टेट ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि बहुत इंपॉसिबल है, या किसी ने आपके साथ ऐसा कर दिया, तो आप डायरेक्टली कोर्ट्स के पास जा सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो जाएगा। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? आर्टिकल 18 कह रहा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का उन्मूलन। क्या प्रोविजंस हैं? अंग्रेजों के जमाने में पहले बड़े बड़े राजाओं को राय बहादुर, ये और वो, पता नहीं कौन कौन से टाइटल्स दे दिया करते थे। तो वो टाइटल अब नाम के आगे नहीं चलेगा, किसी को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं मिलेगा कि फलाना फलाना प्रधान रहे हैं, फलाना फलाना राय बहादुर जी आ रहे हैं, तो उनको एक स्पेशल स्टेटस देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस तरह की उपाधियां जो अंग्रेजों ने दी थी उसको खत्म कर दिया। राज्य उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता, स्टेट अपनी तरफ से कोई ऐसा टाइटल एक
स्पेसिफिक अपने फेवरेट व्यक्ति को नहीं दे सकता है, ठीक है। और सिटीजन्स को, कोई भी जो देश के आम नागरिक हैं, वो ऐसा नहीं है कि फॉरेन में उन्होंने कोई बहुत तगड़ा काम कर दिया तो उनको वहां पे कोई टाइटल दे दिया और वो एक्सेप्ट करके यहाँ पे बैठ गए, अपने घर के बाहर लगा लिया कि नहीं हम तो ऐसा टाइटल लेके बैठे हैं, ठीक है। तो कोई स्पेशल टाइटल्स, कोई स्पेशल उपाधि किसी भी सिटीजन को नहीं दी जा सकती। कुछ एक्सेप्शन इसमें भी हैं। अब जिन्होंने वाकई में देश के लिए कुछ काम किया है तो मिलिट्री टाइटल्स तो बनते हैं। जैसे हम हमेशा नाम लेते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा का, जो परमवीर चक्र प्राप्त हुए, तो परमवीर चक्र उनके साथ जुड़ गया है, तो वो टाइटल है जो उन्हें डिजर्व करते हैं। एजुकेशनल टाइटल्स हैं, डॉक्टरेट है जो लोग पीएचडी कर लेते हैं, या नेशनल अवार्ड्स हैं जो भारत रत्न विनर है, तो हम हमेशा बोलते हैं पद्म विभूषण या भारत रत्न, उसके आगे व्यक्ति का नाम, नेशनल अवार्ड्स हो गए, ठीक है। तो वही आगे राष्ट्रीय पुरस्कार। तो इन सब के अंदर एक छोटा मोटा सा एक्सेप्शन है जो बहुत रेयर होता है। तो भारत रत्न हो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, 4 तरह के ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जिसमें हाईएस्ट सिविलियन भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं तो वो अपने नाम के आगे लिख सकता है भाई पद्मश्री फलाना फलाना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये सब टाइटल की रेंज से बाहर आ जाते हैं। और नेशनल अवार्ड जो है ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल है भाई, तो इनको ये वायलेट नहीं करते आर्टिकल 18 को, ठीक है। पर कोई ऐसा टाइटल नहीं ले सकते जो दिखाता होगी नहीं आप बहुत ज़्यादा अमीर है, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, तो ऐसे हर कोई अपने आप को टाइटल नहीं दे सकता। क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको राइट टू इक्वालिटी बहुत अच्छे से समझा दिया, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। क्लियर हुई बात? अब आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर चलते हैं। उससे पहले ये 6 फ्रीडम्स आपको याद होनी चाहिए क्लॉज बाय क्लॉज। आर्टिकल 19 हर सिटीजन को 6 तरह की आज़ादी देता है। कौन कौन सी? इसमें 19(1) का सब क्लॉज ए है, 19(1) का सब क्लॉज बी, सी, डी, ई और जी। अब आप कहेंगे एफ कहां गया? तो भाई एफ के अंदर ना राइट टू प्रॉपर्टी वाला आ रहा था, जिसको फिर बाद में हटाया गया। एक आर्टिकल 31 में था और एक इसमें था, तो राइट टू प्रॉपर्टी तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू हट गया। उसके अलावा हमारे देश में हर नागरिक को ये आज़ादियां दी गई हैं कि वो स्पीच और एक्सप्रेशन, भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, ठीक है। जब तक वो लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, उसको स्पीच और एक्सप्रेशंस की आज़ादी है। पीसफुली असेंबल कर सकता है, अपनी मांगे उठा सकता है, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, संगठन बना सकता है, संघ बना सकता है, पूरे देश में फ्रीली घूम सकता है, स्वतंत्रता के साथ घूम सकता है, कहीं पे भी रोक टोक नहीं है, देश के किसी भी हिस्से में रह सकता है, सेटल हो सकता है, और किसी भी तरह का प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस फॉलो कर सकता है। हाँ, अब आप कल को ये मत बोलना कि हम चरस बेचने लग जाएं, ऐसा नहीं है। तो लीगल जो भी धंधे हैं, जो भी काम है, वो फॉलो कर सकता है, कोई भी पेशा कर सकता है, व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। इसे एज इट इज याद कर लेना, और इसकी एक्सेप्शंस आप समझ सकते हो खुद ही कि भाई अगर आप पीसफुली, यहाँ पे वर्ड आ गया पीसफुल असेंबली, तो आप मारकाट नहीं कर सकते, आप दंगे नहीं भड़का सकते, आप पीसफुली असेंबल कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। क्लियर हो गई बात? अब समझते हैं आर्टिकल 20, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब 19 से हम ना राइट टू फ्रीडम पे आ गए हैं, तो ये मैं आपको माइंड में रखना है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको वो खाका समझा दिया था। अब आर्टिकल 20 के अंदर हमें और कैसी फ्रीडम मिल रही है? इसमें मिल रही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। अब क्रिमिनल केसेस में किस तरह के सेफगार्ड, किस तरह के जो है हमें सेफगार्ड्स दिए गए हैं, इस बात को हम समझते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति क्रिमिनल मैटर में फंसता है तो उसको ना 3 तरह के सेफगार्ड दिए गए हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप में। एक तो है, 3 सेफगार्ड आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 20 में आते हैं, इसको ध्यान से समझना। एक है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये समझते हैं। अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो गया है किसी क्राइम के लिए, तो अब उसको 3 तरह की सेफ्टी प्रदान की जाएगी। अगर उससे सेफ्टी छीनी गई तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा। पहली सेफ्टी क्या है? पहली सेफ्टी ये है, इसको मैं आपको बताऊं कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आज की डेट में कोई क्राइम किया, और अगर वो क्राइम आज की डेट में क्राइम माना ही नहीं जाता, कल को वो क्राइम बन जाता है, तो क्या उसे सजा होगी? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आज ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ताकि आप इसको समझ पाओ, या फिर हम इसको थोड़ा सा और टोन डाउन कर देते हैं। मान लीजिए कि किसी ने आज किसी का बटुआ मार लिया,
किसी एक चोर है और उसने क्या करा, हम डेट के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं इसको। आज मान लीजिए कि 20 तारीख है, ठीक है, 20 जून लिख लेते हैं, 20 जून 2026 ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब 20 जून 2026 को किसी एक चोर ने किसी इंसान का बटुआ चुरा लिया 20 जून को। अब क्या हुआ बात आ गई आपकी 20 अगस्त पे, 20 अगस्त 2026। अब क्या हुआ है कि 20 अगस्त 2026 को, अब पहले समझते हैं 20 जून 2026 को क्या कानून था। कानून ये कहता था, ये सारी मैं सिचुएशन बना रहा हूं आपके लिए ताकि आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ समझ पाओ। 20 जून 2026 को ये कानून था कि अगर कोई किसी का पर्स चुराता है ना, तो उसको ना हम 4 महीने की जेल देंगे, 4 मंथ्स की उसकी जेल होगी, ठीक है, उसको जेल में डाला जाएगा। अब 20 अगस्त 2026 को क्या आया, उन्होंने कहा कि नहीं ये थोड़ा ना संगीन क्राइम है और कानून चेंज हो गया। उन्होंने कहा 4 महीने की जेल नहीं, 8 महीने की जेल होगी, 8 महीने की जेल होगी। अब उसने पर्स चुराया था 20 जून को, कोर्ट में गया, मैटर साबित हुआ और वो पकड़ा गया, पता लगा कि हाँ भाई उसने पर्स चुराया था। अब उसे पकड़ा गया है 20 अगस्त के बाद। 20 अगस्त के बाद उसका जो है वो आया कि वर्डिक्ट आया, कोर्ट का कन्विक्ट हुआ वो कि आपका जो है ये काम हो गया है और आपको अब कितनी सजा सुनाई जाएगी। क्या उसे 4 महीने की सजा सुनाई जाएगी या 8 महीने की सजा सुनाई जाएगी? उसे 4 महीने की सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि वो जब उसने क्राइम किया तब वो क्राइम इतना वैल्यू रखता था। उसके बाद कानून चेंज हो गया, वो बात अलग है। यानी कि नो पनिशमेंट अंडर अ लॉ मेड आफ्टर द एक्ट। अगर उसके लिए कानून बाद में बन गया और उसने वो एक्ट पहले किया है तो जो पनिशमेंट होगी वो भी उतनी ही होगी जितनी उस वक्त हुआ करती थी। समझ गए? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा एग्जांपल देकर के आपको समझा दूं। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट, डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी कहते हैं कि एक ही ऑफेंस के लिए किसी को 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। किसी ने एक बार सजा काट ली और बाद में दोबारा से किसी और कोर्ट में मैटर गया, वहां पे कहते हैं इसको फिर दोबारा सजा दे दो। कोई 6 महीने की सजा काट के आ गया, अपना क्राइम का उसने भुगतान भर दिया है, फिर उसको 6 महीने की सजा सुना दी, साल भर की सजा सुना दी, ऐसा नहीं हो सकता। तो डबल जियोपार्डी नहीं हो सकती, ये एक तरीके का सेफ गार्ड है। उसके बाद में सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, आप फॉरेन सीरीज में देखते होंगे, कई जगह पे देखते हो, कहता है आई हैव द राइट टू कीप क्वाइट। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने वो क्राइम करा है, तो आप उसको प्रोवोक नहीं कर सकते कि भाई खुद से तू बता। ये तो पुलिस का काम है, आप सबूत इकट्ठे करो और उसको आप साबित कर दो, है ना। तो आप अपने लिए गवाही नहीं दे सकते। नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप अपने खिलाफ ही विटनेस बन जाओ। हाँ मैंने मर्डर किया है, वो नहीं चलेगा, वो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, पुलिस दबाव में ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके पास वो राइट है कि वो चुप रहे। अब ये आपका काम है, आप सबूत इकट्ठे करिए, आप मेरे खिलाफ सबूत बनाइए और मेरे को जेल में डाल दीजिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्लियर? ये बात ध्यान रखनी है। तो ये 3 इंटरेस्टिंग से प्रोटेक्शन ऑन क्रिमिनल केसेस हमें मिलता है। और आर्टिकल 20 जो है ना, ये नेशनल इमरजेंसी में भी आपसे छीना नहीं जा सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप कर देते हैं। आज की क्लास को वाइंड अप करने से पहले एक बार वन लाइनर फैक्ट पे नजर मार लो, ठीक है, ताकि आपको पूरी क्लास का एक बार जिस्ट मिल जाए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा और चीजें समझ भी आई होंगी। पार्ट 3 जो है हमारे आर्टिकल 12 से 35 तक में जाता है, इस जो कि फंडामेंटल राइट्स है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो मैंने आपको बताया था। ये यूएसए से इंस्पायर्ड है। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है, जो हर जगह स्टेट वायलेट कर रही है, स्टेट ये कर रही है, तो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 समझा दिया था। आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। आर्टिकल 14 2 चीजों की, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इसकी बात करता है। आर्टिकल 15 किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 जो भी गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उसके अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके बारे में एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दी थी। आर्टिकल 17 जो अस्पर्शता है, अनटचेबिलिटी है, उस पर बैन है। आर्टिकल 18 टाइटल्स किसी तरह का नहीं लिया जा सकते। आर्टिकल 19 6 तरह की फ्रीडम बता दी। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, 3 तरह के सेफगार्ड है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, डबल जियोपार्डी है और सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी चाहे इमरजेंसी हो उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। फंडामेंटल राइट्स की दूसरी क्लास आपकी, आप देख सकते हैं उसको, और उसके अंदर हम और इन डेप्थ चीजों को कवर करेंगे। आई होप आपने टॉपिक को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।